दोस्तों, आज अपने बात करेंगे पार्ट 8 की हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए, मनोरंजन की अपन बात करें कि मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे। मनोरंजन हेतु पासे का खेल है, जिसको संतृप्त से अपन मान सकते हैं। नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि साधन थे। यानी उस समय के लोग मनोरंजन हेतु पासे का खेल खेलते थे, जिसको अपन शतरंज, जो जैसे वर्तमान में जो शतरंज है उसी तरह का था ये। और नृत्य भी करते थे और पशुओं की लड़ाई के साधन थे। अब देखो, आगे अपने बात करें तो लोथल से खेलने का बोर्ड और मोहनजोदड़ो से चतुष्कोण यानी गोटियां प्राप्त हुई है। कि लोथल से खेलने का एक बोर्ड मिला है एवं मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के मुखौटे भी मिले हैं। अब देखो, आगे अपन बात करते हैं कि शवादान यानी शव है उसको किस तरह उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो देखिए, शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। एक तो देखो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। देखो, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है, शवों को भूमि में पूरी तरह दफनाया जाता था। यानी शव को पूरी तरह भूमि में दफना दिया जाता था। एक है आंशिक। देखो, आंशिक समाधिकरण में मतलब क्या है कि इसमें शवों का पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग भूमि में दफनाया जाता था। यानी आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या है कि शवों का को अपने पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए रख दिया जाता था, कुछ से भाग बचता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। उसे क्या 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 कहते हैं, आंशिक समाधिकरण कहते हैं। एक है दाह संस्कार, यानी शव को जला दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के समाधान का अंतिम संस्कार किया जाता था। अब देखो, आगे अपने बात करेंगे कि हड़प्पा से आंशिक समाधान और मोहनजोदड़ो के कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी मिले। कि हड़प्पा से आंशिक समाधान मिले हैं और मोहनजोदड़ो के कलश का समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक के समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा से शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। यानी दाह संस्कार अपने कह सकते हैं। इन शव को पूरी तरह जलाए जाते थे। हड़प्पा में शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। यानी हड़प्पा में शव है उत्तर व दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर तो उत्तर की ओर और पैर और दक्षिण की तरफ रखते थे। अब बात करेंगे धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष है, जल आदि की पूजा करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पुरुष देवता की बात करें तो पशुपतिनाथ की जैसे उनकी पूजा करते थे। लिंग है, योनि है, वृक्ष है, जल आदि की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस समय सबसे ज़्यादा जो पूजा है मातृ देवी की होती थी। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा। जो मार्शल है उसने क्या कहा, मातृ देवी को पृथ्वी की देवी कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो, मोहनजोदड़ो अपने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है। यानी एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोर मिली है, उसमें क्या है, 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके सिर पर 3 सींग भी है। इस मोर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु है।
यानी जो ये मोर मिली है, इस मोर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु है। देखो इसके बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि उसकी बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी और चीता है। तो इस तरह याद रखते हो। चीता का मतलब व्याघ्र है, व्याघ्र भी नाम पूछा जा सकता है। तथा इसमें इसके सामने 2 हिरण है, और ये पशुपति शिव का रूप माना जा गया है, कि ये पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा, इसने आद्य शिव कहा था। अब देखो एक बार पुनः देख लीजिए इसको। यानी आपको याद करना है कि बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा, क्योंकि गेंडा और भैंसा लगभग एक जैसा ही होता है, तो वो बाईं तरफ बैठते थे। और दाईं तरफ क्या है, अपना हाथ भारी होता है, दाएं हाथ। तो इस तरफ हाथी भी देखो भारी है, और हाथी को चीता खा नहीं सकता, तो इसलिए हाथी दाईं तरफ, चीता यानी व्याघ्र बैठा था। इस तरह आप याद रख सकते हो। अब देखो ये, और सामने 2 हिरण, हिरण तो वैसे भी याद हो जाएगा। और ये पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा गया है। अब देखो आगे अपने बात करें कि पशुपति, योगीश्वर और नटराज के रूप में शिव की पूजा की जाती थी। पशुपति, योगीश्वर है, नटराज के रूप में शिव की पूजा होती थी। मातृ शक्ति की पूजा होती थी, पीपल की पूजा करते थे, वृषभ की पूजा होती थी। अनेक पशुओं का देवताओं से संबंध है, लिंग पूजा है, जल की पवित्रता है। तो इस तरह भी यहाँ पूजा होती थी। अब देखो बात करें अपने मूर्ति पूजा। तो देखो मूर्ति पूजा, योगाभ्यास, यज्ञ आदि तत्व प्रवृत्ति भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा है, जो योग का अभ्यास है, यज्ञ करना है, ये प्रवृत्ति भारतीय धार्मिक जीवन की सिंधु सभ्यता से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। अब देखो यानी मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा का जो वर्तमान में किया जाता है ना, मूर्ति पूजा, वो आरंभ सिंधु सभ्यता से ही हो गया था। कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिले हैं। ये संभवतः ये यज्ञ की देव यानी यज्ञ की वेदी थे। यानी कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिले, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग यज्ञ करते थे। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। अब देखो आगे बात करेंगे अपने कि हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, यानी हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक है। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना आजकल, तो वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब देखो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। और नाग पूजा है, जल पूजा है, योग क्रियाओं का प्रचलन है। नाग पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, योग क्रियाओं का प्रचलन था। अब देखो मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं, कि मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का आरंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। यानी भारत में जो लिंग पूजा का आरंभ है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था सबसे पहले। अब देखो पीपल सबसे पवित्र वृक्ष, बत्तख जिसको कह सकते हैं फागता को पवित्र पक्षी माना गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पवित्र वृक्ष पीपल को माना गया, और बत्तख यानी फागता को पवित्र पक्षी भी माना गया था। एक है हाजा पक्षी, यानी इसको मोर का भी महत्व था। हाजा पक्षी का भी नाम पूछा जाता है, हाजा पक्षी या मोर। अब देखो आगे बात करते हैं अपने हड़प्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट लगा के लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले।
लेकिन बनावली है, और या उसको कह सकते हैं बनावली के एक भवन में मंदिर होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी ऐसा इतिहासकार अब वर्तमान में खोजे जा रही है कि यहाँ पर एक मंदिर होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता से किसी मंदिर के अवशेष मिले, तो आपको नहीं में उत्तर देना है। अब देखो अपने आगे बात करेंगे कि आर्थिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यताओं का आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन एवं आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। तो देखो कृषि पर, पशुपालन पर और विदेशी व्यापार भी होता था। सबसे पहले अपने बात करेंगे कृषि के बारे में। मुख्य रूप से कृषि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान भी थी, कि हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी, किंतु आजीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। देखो हड़प्पा सभ्यता का क्या थी, एक व्यापार प्रधान थी, व्यापार भी होता था, किंतु आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था, ये आपको याद रखना है। अब देखो कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये पीछे भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो अपने बात करते हैं कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। और देखिए अब हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान है, पंजाब है एवं सिंध की प्राक हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का ही एक विकसित रूप थी। यानी हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध की प्राक हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का ही एक विकसित रूप थी। आगे देखो बात करते हैं अपने कि हड़प्पा सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता की, देखो एक बार तुम देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध शुष्क क्षेत्र था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र था। और हड़प्पा सभ्यता की उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। कि उर्वरता मतलब जो मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, कि सिंधु सभ्यता से बाढ़ से जो मिट्टी बहकर आती तो काफ़ी गुणवत्ता युक्त होती थी, तो उर्वरता का मुख्य कारण ही था। अब देखो बात करें बलूचिस्तान से गौरबंद यानी बांध, अफगानिस्तान से शोरतुगई से नहरों का साक्ष्य मिला। इंपॉर्टेंट है ये कि बलूचिस्तान से गौरबंद बांध एवं अफगानिस्तान के शोरतुगई से नहरों का साक्ष्य मिला है। तो बलूचिस्तान से क्या मिला है, गौरबंद यानी बांध का साक्ष्य, और जो अफगानिस्तान है उसे शोरतुगई से नहरों का साक्ष्य भी मिला है। अब देखो आगे बात करते हैं अपने, यानी फसल काटने के लिए। देखो फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य नगरों से अन्नागार के साक्ष्य विकसित कृषि व्यवस्था को इंगित करते हैं। कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं नगरों से अन्नागार के साक्ष्य विकसित कृषि व्यवस्था को इंगित करते कि उस समय विकसित कृषि व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों से जो अन्नागार मिले ना बड़े बड़े, तो उससे ये अपने पता लगा सकते हैं कि विकसित कृषि व्यवस्था थी। अब देखो अपन बात करें प्रमुख फसलें कि उस जमाने में कौन कौन सी फसलें थी। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई। कितनी प्रकार की, 9 प्रकार की। देखो चावल और गेहूं, इसकी 3 किस्में थी। चावल और गेहूं की कितनी थी, 3 किस्में थी, जो कि 2 किस्में थी। और आगे अपने बात करें तो यानी खजूर, खजूर है, तरबूज है, मटर है, राई, तिल, कपास, एक एक किस्म में, जिसको ब्रासिका जूसी भी मिलती है। तो देखो एक बार पुनः देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता अब तक 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है। देखो चावल गेहूं इसकी 3 किस्में, जो कि कितनी हो गई, 2 किस्में। अब देखो खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास, एक किस्म ब्रासिका जूसी भी मिलती है यहाँ से। देखो आगे अपन बात करेंगे कि चावल के साक्ष्य, ये बहुत बार पूछे गए, चावल के साक्ष्य लोथल, रंगपुर, हड़प्पा,
एवं कालीबंगा से मिलते हैं। देखो चावल के साग से लोथल से मिलते हैं, रंगपुर से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं एवं कालीबंगा से मिलते हैं। जबकि देखो बाजरा, लोथल, हड़प्पा, सुरकोटड़ा, सोरतुगई से मिले। देखो बाजरे का साग से कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, हड़प्पा से मिला है, सुरकोटड़ा से मिला है, सोरतुगई से मिले है। अब देखो गेहूं जो कपास की खेती का ज्ञान मेरगढ़ से प्राप्त किया है, ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं जो कपास की खेती का ज्ञान है वो मेरगढ़ से प्राप्त किया है। यानी ये 7,000 अगर देखा जाए तो मेरगढ़ है वो लगभग 7,000 ईसा पूर्व पहले का बताया जाता है, ये यूपी में है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और ज़्यादा, यानी ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो गेहूं व जौ था, ये याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग रागी ईख से परिचित थे, कि सिंधु सभ्यता के लोग रागी और ईख से परिचित थे, इनके बारे में वो नहीं जानते थे। चावल देखो लोथल से चावल बाजरे के बनावली से जौ, देखो लोथल से चावल बाजरे के बनावली से जौ और तिल एवं सरसों के तथा हड़प्पा से गेहूं एवं जौ के दानों के साग से मिले। देखो लोथल से चावल व बाजरे के साग से, बनावली से जौ के और तिल एवं सरसों के, देखो बनावली से जौ के भी मिले, तिल के भी मिले और सरसों के भी मिले, और हड़प्पा से गेहूं और जौ के दानों के साग से भी मिले हैं। आगे देखो अपन बात करते हैं कि यानी सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को भी जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसने लिया? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा कपास को, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंध से हुई है। गुजरात के नागवाड़ा नामक स्थान पर भी प्राक हड़प्पाकालीन किसान रहते थे। गुजरात का एक स्थान का नाम है नागवाड़ा नामक स्थान पर भी प्राक हड़प्पाकालीन किसान रहते थे। अब देखो बात करें अपन पशुपालन कि उस समय के लोग क्या क्या यानी कौन कौन से पशु पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, ये पालते थे। देखो साधारण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से पशु पालते थे? हो तो बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। गुजरात का नेस्दी नगर पशुपालकों का केंद्र था, यानी गुजरात में नेस्दी नगर है वो पशुपालकों का केंद्र था। अब देखो गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन मोरों पर नहीं है। गाय है, ऊंट है, इन्हें मोरों पर इनका साक्ष्य नहीं मिलता है। गाय है, ऊंट है, घोड़े का ज़्यादातर है ना। अब देखिए आगे अपने बात करेंगे कि गाय की आकृति कोई मूर्ति नहीं मिली है। गाय की जो आकृति अभी तक कोई मूर्ति है वो नहीं मिली है। अब देखो नोट लगा के मैंने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले बेल विशेष महत्व रखता था, ये इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाला बेल हड़प्पा संस्कृति में महत्वपूर्ण था, ये कुबड़ वाला बेल। घोड़े का अस्थि पंजर, यानी घोड़े का अस्थि पंजर है वो केवल सुरकोटड़ा या यानी गुजरात से मिला है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े का अस्थि पंजर यानी पंजर कहाँ से मिला है? तो सुरकोटड़ा गुजरात से मिला है। अब देखो मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति भी मिली है, कि मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। बलूचिस्तान स्थित रानागुंडई के निम्न स्तरीय धरातल से घोड़े के दांत भी मिले, यानी बलूचिस्तान में स्थित है रानागुंडई के निम्न स्तरीय धरातल से घोड़े के दांत भी मिले। अब देखो बात करें अपने गुजरात के निवासी हाथी भी पालते थे, तो गुजरात का हाथी भी पालते थे। अब देखो बात करें अपने शिल्पकला एवं धातु के बारे में, तो देखिए शिल्पकला एवं धातु हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता
थी। यहाँ के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यानी तांबे के साथ टिन व कांसा मिलाया जाता था और इस तरह ये यानी धातु बनाते थे तांबे के साथ में टिन और कांसा। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहा युगीन नहीं थी। लोहा है जो वैदिक सभ्यता में मिलता है। तांबा व टिन का अनुपात कितना था? 9:1 था, यानी तांबे का 9 और टिन का 1 अनुपात था। अब देखो हड़प्पा काल में मर्त भांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था। यानी हड़प्पा काल में जो मर्त भांड यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसका निर्माण कुम्हार चाक पर किया जाता था। आगे देखो मैंने नोट लगा के लिखा है, इम्पोर्टेंट है ये, कि हड़प्पा सभ्यता के मर्तभांड लाल व काले रंग के होते थे। ये याद रखना आपको कि हड़प्पा सभ्यता के मर्तभांड लाल व काले रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखो लोहा वैदिक सभ्यता में आता है। अब अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग ही था। अब देखो एक यहाँ पर दे रखा है सीप मोती उद्योग लोथल व बालाकोट में ही मिले कि सीप देखो वैसे समुद्र में ही मिलता है। सीप व मोती है उद्योग लोथल और बालाकोट में ही मिले। मन के बनाने के कारखाने लोथल, बनावली, बगासरा और चनुंदरो से तथा शंखशिल्प का केंद्र बालाकोट और नागेश्वर गुजरात में स्थित था। एक बार पुनः देख लीजिए इनको कि सीप व मोती उद्योग लोथल और बालाकोट में, मन के बनाने के कारखाने लोथल, बनावली, बगासरा एवं चुनुंदरो में तथा शंखशिल्प का केंद्र बालाकोट और नागेश्वर गुजरात में स्थित था। एक देखो कार्लियन मनके का कारखाना चुनुंदड़ो व मोहनजोदड़ो से मिला है कि कार्नेलियन का के मनके बनाने का जो कारखाना है वो चुनुंदड़ो और मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। आगे देखो व्यापार की बात करेंगे अपने कि उस जमाने में व्यापार किस तरह होता था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः क्या थी? व्यापार प्रधान थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, कोई मुद्रा के द्वारा नहीं होता था। वस्तुओं का आदान प्रदान कर करके ये व्यापार होता था। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलवा, यानी अपन बात करें कि सुमेरिया के व्यापारी मेलवा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। कि सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलवा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे, यानी एक वस्तु दूसरे को दे देता, वो बदले में कोई दूसरी वस्तु ले लेता था। इस तरह वस्तु का आदान प्रदान होता था। मेलवा का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। मेलवा का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर क्या है? सुमेरियन ढंग की एक नाव का चित्र अंकित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल से फारस की मूरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मूरें भी और सिंधु सभ्यता की विदेशी व्यापार को दर्शाती है। कि लोथल से फारस की मूर मिली है और कालीबंगा से बेलनाकार मूर है वो मिली। इससे ये पता चलता है कि विदेशियों से व्यापार करते थे। अब देखो बेहरीन द्वीप जिसको बोलते हैं दिलमून के व्यापार विदेशी व्यापार से बिचौलियों का कार्य करते थे। ये बिचौलियों का काम करते थे। बेहरीन द्वीप के व्यापारी है विदेशी व्यापार से बीच का जो है वो काम करते थे। अब देखो स्थलीय व्यापार, स्थल के व्यापार में अफगानिस्तान, ईरान, देखो स्थलीय व्यापार अफगानिस्तान है ईरान से होता था। जलीय व्यापार में मकरान तट के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो मकरान तट है, वहाँ पर जो जलीय व्यापार होता था। आगे देखो मैंने नोट लगा के लिखा है कि सुतका गेंडोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल, सुरकोटड़ा अरब सागर के तट पर सैंधवकालीन बंदरगाह थे। ये इंपॉर्टेंट है कि सैंधवकालीन बंदरगाह कौन कौन से थे, तो उसमें सुतका गेंडोर, बालाकोट, अलादीनो लोथल और सुरकोटड़ा अरब सागर के तट पर सिंधुकालीन बंदरगाह थे। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा, उरे, निपुर किस यानी देखो एक बार दोबारा देख लीजिए, सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा, उरे, निपुरे, क्रिस, उमा आदि शहरों में पाई गई है। कि मेसोपोटामिया की जो मोहरें वो कहाँ पाई गई है? सूसा, उरे, निपुर किस यानी क्रिस, उमा आदि शहरों में पाई गई है। अब देखो आगे अपने बात करेंगे, एक मिनट, तो सिंधु सभ्यता की मोहरें कहाँ पाई, यानी सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा, उरे, निपुर, क्रिस, उमा आदि शहरों में पाई गई है। तेल यानी तेल अस्मार मेसोपोटामिया से भी सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली है। तेल अस्मार है मेसोपोटामिया से भी सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली है। अस्मार का है मेसोपोटामिया में। बेल है, बतख है, पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। बेल है, बतख, पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। एक है देखो आपका मेलवा। मेलवा क्या है? मेलवा को नाविकों का देश एवं काले विदेशी लोगों की भूमि माना गया है। मेलवा है, क्या है? देखो मेलवा है, ये क्या है? मेलवा। तो ये जो मेलवा है, मेलवा है वो नाविकों का देश और काले विदेशी लोगों की भूमि कहा गया है। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उरी था। ये उर कई बार पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो उर था। तो देखो मेलवा में नाविकों का देश या काले विदेशी लोगों की भूमि कहा गया है। तो दोस्तों ये भाग 9 यानी जो भाग है वो आपका कौन सा पूरा हो गया है? 8 पूरा हो गया है। अब आगे अपने अगला भाग में हड़प्पा सभ्यता पूरी कर लेंगे अगले वीडियो में। तो मित्रों लगातार आप बने रहे और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।